जय हिंद साथियों। आज है 25 अप्रैल और आज हम देखेंगे 25 अप्रैल से रिलेटेड करंट अफेयर। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही डिटेलिंग जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ड्राफ्ट शुगरकेन कंट्रोल ऑर्डर 2026 के तहत नई चीनी मिलों के बीच प्रस्तावित न्यूनतम दूरी कितनी है? ठीक है, तो ये दूरी है लगभग 25 किलोमीटर। मतलब कहना चाहिए जो गन्ने की जो फैक्ट्रियाँ है, इन गन्ने की फैक्ट्रियों के बीच में दो फैक्ट्री के बीच के अंतर की यहाँ पे बात किया है। डिटेलिंग देखते हैं। तो अभी नए नियम आए हैं। सरकार ने गन्ने की आपूर्ति को स्थिर रखने और मिलों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रतिबंधित करने के लिए दो नई चीनी मिलों के बीच न्यूनतम दूरी को बढ़ाकर 25 किलोमीटर प्रस्तावित किया है। ठीक है, और इसका उद्देश्य गन्ने की उपलब्धता सुनिश्चित करना और चीनी उद्योग के सतत विकास को बढ़ावा देना है। कुल मिलाकर होता यह है कि अगर किनारे किनारे में अगर आपकी गन्ना की फैक्ट्री रहती है तो उनमें प्रतिस्पर्धा बढ़ जाता है, कंपटीशन बढ़ जाता है। तो यही कम करने के लिए क्या किया गया है, अभी यह लागू किया गया है। अगला प्रश्न है, नेस्कॉम की हम बात करते हैं। नेस्कॉम के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजेश कुमार अग्रवाल, श्रीकांत बेला-माकन्नी, विवेक त्रिपाठी या दिनेश त्रिवेदी? तो अभी हाल ही में श्रीकांत बेला-माकन्नी को नेस्कॉम का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। बात करते हैं तो अभी एआई विशेषज्ञ है, ये एआई विशेषज्ञ है जिनका नाम क्या है, श्रीकांत बेला-माकन्नी। इन्होंने नेस्कॉम की बात करें तो नेस्कॉम के चेयरमैन का पद भी संभाला है। और अच्छा, नेस्कॉम है क्या? तो नेस्कॉम की बात करें तो ये भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी मतलब जो आईटी है और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का एक शीर्ष व्यापार संघ है और 2026 में भारत के आईटी सेक्टर को एआई संचालित बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली कृषि इंटेलिजेंस प्रणाली मतलब एग्रीकल्चर इंटेलिजेंस सिस्टम किस संस्थान द्वारा शुरू की गई है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रोपड़ या मद्रास? तो अभी हाल ही में आईआईटी रोपड़ के द्वारा यह कृषि इंटेलिजेंस प्रणाली शुरू की गई है। तो आईआईटी रोपड़ ने भारत की पहली ऐसी प्रणाली विकसित की है जो एआई और डेटा एनालिसिस का उपयोग करके फसलों के स्वास्थ्य, मिट्टी की गुणवत्ता और मौसम की भविष्यवाणी में किसानों की मदद करेगी। इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे? तो इससे किसानों को सटीक खेती करने में मदद मिलेगी जिससे लागत और पैदावार अधिक होगी। लागत कम और पैदावार अधिक होगी। अगला प्रश्न है जो शायद हमने कल भी किया था, आज हमने इसे रिवीजन में रखा है। आईएनएस निरीक्षक, ठीक है, हाल ही में किस देश के साथ DIVX 2026 अभ्यास हेतु चर्चा में रहा है? ठीक है, कल हमने आपको ये बताया था कि आईएएस निरीक्षक किस देश में जा रहा है, तो आपको बता दिया था कहाँ जा रहा है, ये श्रीलंका में। ठीक है, लेकिन श्रीलंका में कौन से अभ्यास कर रहा है? तो यहाँ पर श्रीलंका में ये DIVX 2026 अभ्यास कर रहा है। डिटेलिंग देखते हैं इसकी। तो भारतीय नौसेना का जहाज है आईएनएस निरीक्षक जो गोताखोरी अभ्यास है ना, ये गोताखोरी अभ्यास है, डिवाइन एक्सरसाइज है के लिए श्रीलंका के कोलंबो में पहुंचा है। और यह अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री सुरक्षा और अंतर संचालनीयता को बढ़ाने के लिए आयोजित किया जाता है। इसका मतलब ये हमेशा से आयोजित किया जा रहा है। ऑपरेशन अजय, कल हमने बात किए थे ऑपरेशन अजय 2.0 की। ठीक है, तो हमने चर्चा की है, ये पश्चिमी देशों के लिए बात किया था। किस देशों के लिए? पश्चिमी देशों के लिए। तो इन्हीं पश्चिमी देशों में अभी बात करें तो ऑपरेशन अजय का संबंध किस देश से है? किस देश से? भारतीयों को सुरक्षित वापसी से है। ठीक है, तो अभी देख रहा है आपकी पश्चिमी में जो ईरान और इजराइल के बीच में क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है ना, अभी थोड़ा सा थमा हुआ है, तो यहीं से लाने के लिए इसे ऑपरेशन अजय था और इसी को अभी ऑपरेशन अजय 2.0 नाम देकर फिर से किया जा रहा है। इसके साथ हम और भी ऑपरेशंस के बारे में चर्चा करते हैं। पहले हम देख लेते हैं ऑपरेशन अजय। तो इजराइल और हमास के बीच युद्ध शुरू होने के बाद वहां फंसे भारतीयों को, नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय शुरू किया था और अभी कुछ दिन पहले ही ऑपरेशन 2.0 भी शुरू किया। इसके अलावा ऑपरेशन गंगा, तो यूक्रेन में जो भारतीय फंसे हुए थे उनको वापस लाने के लिए था। ऑपरेशन देवी शक्ति,
अफगानिस्तान से सुरक्षित निकासी के लिए था, और ऑपरेशन कावेरी सूडान में गृह युद्ध के दौरान भारतीयों को निकालने के लिए ये युद्ध था। ये तीनों के तीनों ऑपरेशन, ये चारों आपको इंपॉर्टेंट रूप से याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, भारत में हर साल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल पंचायती राज डे। तो ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 24 अप्रैल को। अब क्यों मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लागू हुआ था। ठीक है, तो ये जो 73वां संविधान संशोधन की बात करें, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में आया था, पर इसे लागू कब किया गया था? इसे लागू किया था 1993 में। और इसी के साथ में 1994 में और 95 में क्या हुआ था? तो एमपी में आम चुनाव करवाए भी गए थे। ठीक है, तो 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लागू हुआ था, जिसने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया। शुरुआत की बात करें तो पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस साल 2010 में मनाया गया। हम 2010 से मनाना शुरू कर रहे हैं। और महत्व क्या है? तो यह दिन ग्रामीण भारत के स्थानीय सुशासन को मजबूती देने और पंचायती राज संस्थाओं के योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने स्टेट कंप्रेस्ड बायोगैस पॉलिसी 2026 को मंजूरी दी है? ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं बायोगैस और अपने जो मीथेन गैस, इन सब की समस्या चल रही है। तो ये सब एक प्रकार से एक नया कुछ करने के लिए इन्होंने पॉलिसी बनाई है। तो ये राज्य है आपका महाराष्ट्र। अब ये होगा क्या? तो यहाँ पर देख लेते हैं। महाराष्ट्र में कैबिनेट ने स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन मतलब वेस्ट मैनेजमेंट के लिए इस नीति को मंजूरी दी है। ठीक है, और फायदा क्या होगा? इससे पराली जलाने की समस्या कम होगी और ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर ज़्यादा पैदा होंगे। ठीक है, तो ये जो जितना भी आपका वेस्ट है, इस वेस्ट को क्या किया जाएगा? रिसाइकल किया जाएगा, और इसे क्या किया जाएगा? ऊर्जा में परिवर्तित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली एकीकृत लिथियम आयन बैटरी और दुर्लभ पृथ्वी चुंबक रिसाइकलिंग सुविधा कहाँ पर स्थापित की गई है? ठीक है, तो एक बैटरी है जो आपके लिथियम से चलने वाली बैटरी की बात कर रहा है यहाँ पर। ये कहाँ पर बनाई गई है, ये देखना है। तो अभी हाल ही में सिकंदराबाद उत्तर प्रदेश में, कहाँ पर? सिकंदराबाद उत्तर प्रदेश में। इसकी डिटेलिंग देखते हैं। तो सिकंदराबाद उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो रॉक लिंक इंडिया द्वारा उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद औद्योगिक केंद्र में भारत की पहली ऐसी फैसिलिटी शुरू की गई जो बैटरी और चुंबक दोनों को रिसाइकल करेगी। और यह भारत की इलेक्ट्रिक वाहन, जो ईवी वाहन चलते हैं अभी, ईवी मिशन और इलेक्ट्रॉनिक कचरे को कम करने की दिशा में ये काम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आईटी सेक्टर के लिए। ठीक है, तो ये आईसीटी की जो बात करें तो आईसीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, पहला क्वेश्चन तो ये कि भारतीय प्रमुख सेना कौन है? तो अभी वर्तमान में जनरल उपेंद्र को किस देश के हॉल ऑफ फेम सम्मान से नवाजा गया? ठीक है, तो अभी हाल ही में अमेरिका का यह सम्मान है, ये जो कि इनको मिला है। तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी को अमेरिका के यूएस आर्मी वॉर कॉलेज के इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। खास बात यह है कि यह सम्मान उन विदेशी अधिकारियों को दिया जाता है जिन्होंने अपने देश की सेना में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया हो और वहां से शिक्षा प्राप्त की हो। और अभी बात करें तो जो सेना का जो सर्वोच्च पद पे अभी जो है कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी ही। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।